बिंदु पे चलते हुए यूडाइस प्लस एवं मानव संपदा के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए श्री अपर परियोजना निदेशक एवं MIS यूनिट के प्रभारी श्री रोहित त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। Thank you, Shiv. तो इन द फैग एंड ऑफ दिस वर्कशॉप, ये ऑनलाइन जो हमारी मीटिंग हो रही है, उन्मुखीकरण जो हो रहा है, आप सभी लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से अब ज़्यादा समय नहीं आप देना चाह रहे होंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगले 5 मिनट में मैं आपसे अपनी बात पूरी कर लूँगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा 5 मिनट और बियर करिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बिंदु पे आज चर्चा होगी। जैसा कि दिख रहा होगा आप सभी को, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ आप सभी को। तो आप सभी लोग इस चीज़ के लिए अभ्यस्त हो गए हैं कि राज्य स्तर से सभी जनपदों की हम लोग एक रैंकिंग निकालते हैं और जिसमें दिखाते हैं कि आपके जनपद की किसी पर्टिकुलर टास्क में क्या रैंक है। चाहे वो शिक्षक संकुल की बैठक की बात कई बार करते हैं, कई बार सपोर्टिव सुपरविजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करते हैं, और हम लोग यहाँ से जारी करते हैं कि आपके जनपद की क्या रैंक है। उसके बेसिस पे आपकी समीक्षा यहाँ से होती है और आपके अधिकारी आपको निर्देशित करते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि भारत सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक रैंकिंग करता है। ये रैंकिंग प्रतिवर्ष जारी होती है, सन 2017-18 से सतत जारी होती रही है, और इसमें जितने भी हमारे प्रदेश और केंद्र शासित राज्य हैं उनकी रैंक निकलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक महत्वपूर्ण एक हमारे लिए कितना क्रूशियल हो जाता है इसका, हमारी रैंक क्या आई है। क्योंकि इस रैंक को सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी या मुख्य सचिव महोदय या अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस रैंक को सीधे तौर पर देखते हैं और उनके दिमाग में विभाग की क्या छवि है, क्या स्थिति है, वो इस रैंक से काफी कुछ बनती है। अब इसमें आपका बहुत बड़ा रोल क्या है वो मैं समझाना चाहता हूँ। जो PGI रैंक 2021-22 निकली है उसमें राज्य की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। राज्य की रैंक 20-21 में 13वीं थी, लेकिन अभी 21-22 में जो रैंक आई है वो 23वीं हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना एक बड़ी गिरावट है ये। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारक रहा है वो यूडाइस में आपके द्वारा भरे गए आंकड़े सही न भरना रहा है। मैं विस्तार पूर्वक अगर बताऊं तो PGI रैंकिंग 2020-21 जब निकाली गई थी तो उसमें कुछ आंकड़े राज्य स्तर से, जनपद स्तर से भरने की छूट थी। उदाहरण के तौर पर अगर राज्य के लिए प्रश्न था कि आपके 2,58,000 कुल विद्यालयों में से कितने विद्यालय ऐसे हैं जहां पर शौचालयों की व्यवस्था है, तो एक व्यवस्था थी, हम लोग यहाँ से उसको डेटा को एंट्री कर देते थे और उसको भारत सरकार मान लेती थी रैंकिंग निकालने के लिए। लेकिन सन 2021-22 से एक व्यवस्था जो परिवर्तित की गई उसमें ये किया गया कि जो आंकड़े आप यूडाइस पे भरेंगे उस प्रश्न का, वही उत्तर रैंकिंग में प्रयुक्त हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा राज्य की रैंकिंग अब आपके द्वारा जो यूडाइस के आंकड़े भरे जा रहे हैं उस पर निर्भर हो गई। इसीलिए सभी राज्यों के रैंक स्कोर में गिरावट आई है, लेकिन हमारे राज्य के स्कोर में कुछ ज्यादा ही गिरावट आई है। आप देख सकते हैं 851 अंक थे हमारे PGI 2020-21 में 1000 में, और वो घट के 502 हो गए हैं। इसका मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो हम लोग अच्छे से करते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे विद्यालयों में निरीक्षण की प्रक्रिया कई अन्य राज्यों से बहुत अच्छी सुदृढ़ है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग प्रेरणा पोर्टल पे होती है। अब यूडाइस में जो इसका संबंधित प्रश्न है कि आपके यहाँ कितने CRC या कितने BRC या कितने अधिकारियों ने निरीक्षण किया, अगर वहां पे आप इसको नहीं भरेंगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मार्क्स में नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आप कतिपय अन्य प्रश्न है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा डिटेल में। तो ऐसे क्वेश्चन है यूडाइस में अगर आप उनको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं तो इस बार PGI रैंकिंग जो अगली आएगी 2022-23 में, उसमें हमें अगेन बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि छात्र संख्या ऑलरेडी राज्य में कम हो चुकी है। आप सभी जानते हैं इस बार छात्र का आधार और अन्य डिटेल लिए जा रहे हैं, इसलिए छात्र संख्या ऑलरेडी कम हो गई है। तो कई सारे जो इंडिकेटर है राज्य के, जैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, नेट एनरोलमेंट रेशियो है, ट्रांजिशन रेट है, ये ऑलरेडी कम हो गया है। लेकिन जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, शिक्षक प्रशिक्षण के जो है प्रश्न है, कम से कम उसमें हम लोग अपनी स्थिति और अच्छी कर सकते हैं।
क्योंकि यूडाइस का डेटा जो 2022-23 का भरा जा रहा है उसके लिए अभी कम से कम हमें 10 दिन और मिल रहे हैं। तो ये 10 दिन एकदम युद्ध स्तर पे काम करते हुए कुछ मैं प्रश्न बताऊंगा आगे चलकर, जिसमें आपको ध्यान देना है और उनको सही कर लेना है ताकि हमारी रैंकिंग 2022-23 की एटलीस्ट जो यथास्थिति है, वास्तविक स्थिति है, वो तो निकल के आए। तो जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इनमें 5 मुख्य रूप से डोमेन थे जिन पर रैंकिंग की जाती थी। लर्निंग आउटकम था, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी, टीचर एजुकेशन था, गवर्नेंस प्रोसेस था, इन सब पे रैंकिंग की जाती है। तो मैं डायरेक्टली अब सवालों पे आता हूं जिन सवालों पे रैंक निर्भर करती है। उसके पहले मैं 10 सेकंड में बताना चाहूंगा कि यूडाइस फीडिंग की क्या स्थिति है। यूडाइस फीडिंग में भी मैं बस्ती जनपद, आजमगढ़, एटा, प्रयागराज, संभल, गाजीपुर, अयोध्या, बलिया, इन सभी जनपदों के जुड़े हुए शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि आपके यहाँ जो पेंडिंग अभी भी है काम, उसको शीघ्र पूरा करिए, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो जो गिरावट है वो आपके जनपदों में बहुत ज्यादा होगी। ये स्टूडेंट प्रोफाइल का डेटा जितनी जल्दी आप पूरा करेंगे, हम क्वालिटी पे ध्यान दे पाएंगे, क्वालिटी की बात कर पाएंगे उस डेटा की। तो हम सीधे अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि कौन से प्रश्न हैं जो प्रभावित करते हैं पीजीआई रैंकिंग पे और जो यूडाइस पर आधारित है। पहला प्रश्न अगर आपको बताएं तो एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो की बात की गई है। ये एक अनुपात होता है, जितने बच्चे 14 से 15 साल के होते हैं सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में, वो अंश में होता है, और टोटल पॉपुलेशन 14-15 साल की जो होती है वो हर में होती है। इसका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो 2021-22 में आ रहा था 56.02। अब 2022-23 का जो डेटा अभी तक भरा गया है उसके अनुसार हमने गणना की है, उससे ये संख्या और कम हो गई है 49.86। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अंश का वैल्यू था वो आपका कम हुआ है। छात्र संख्या आपकी अगर कम हुई तो ये पूरा अनुपात राज्य के लिए कम हो जा रहा है। इससे राज्य की रैंकिंग प्रभावित होने की पूरी आशंका है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि अभी भी कई जनपदों में जहां छात्र संख्या पूरी नहीं भरी गई है, पूरे छात्रों का विवरण नहीं भरा गया है, उसको शीघ्र ही पूरा कर लीजिए, ताकि हमारी स्थिति पिछले साल से अगर सुधरे ना तो गिरावट तो कतई ना हो। तो ये जो इंडिकेटर हैं, ऐसे कम से कम 8-10 इंडिकेटर हैं, आप देख सकते हैं। नेट एनरोलमेंट रेशियो है, रिटेंशन रेट है, ट्रांजिशन रेट है, कंप्लीशन रेट है। ऐसे इंडिकेटर्स पे पूरी तरह जो निर्भरता रहती है आपके एनरोलमेंट की। अब अगले एक सेगमेंट पे आते हैं जिसमें आपको दिखाते हैं कि विद्यालय में जो फैसिलिटी है उस पर पीजीआई रैंक कैसे निर्भर करती है। तो यूडाइस का जो क्वेश्चन नंबर 2.19J है, उसमें क्वेश्चन पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ स्कूल हैविंग इंटीग्रेटेड साइंस लैब अप टू सेकेंडरी लेवल। तो 2021-22 में जो आंकड़े भरे गए थे पूरे राज्य में, उनमें ये संख्या 5230 थी। इस बार संख्या थोड़ी अच्छी हुई है, आप लोगों ने अच्छा किया है, तो वो बढ़ के 16519 हो गई है। अगर इसको और अच्छा करना है तो वास्तव में अभी भी जो स्कूल है जहां पे साइंस लैब है और नहीं भरा गया है, इसको भरना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ स्कूल्स हैविंग फंक्शनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी 3.13 जो क्वेश्चन है पीजीआई रैंकिंग में, वो देख सकते हैं आप। तो इसमें यूडाइस का क्वेश्चन 2.7 है, वो आपसे पूछता है कि क्या विद्यालय में फंक्शनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। अब देखिए 2021-22 में 31,000 विद्यालयों ने हाँ भरा था, 2022-23 में मात्र 14,000 विद्यालयों ने हाँ भरा है। तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि रैंकिंग में गिरावट की तरफ जा रही है। जबकि ये स्थिति 21-22 में अगर आपने भरी थी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है। ये पूरी लिस्ट है जो प्रेजेंटेशन की हम लोग साझा करेंगे आपके साथ। इसके साथ ही साथ टीचर ट्रेनिंग पे काफी चीजें हैं। टीचर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ऐसे कितने टीचर्स हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 6.1। वहां पर जो CWSN बच्चे हैं उनके ट्रेनिंग की बात की गई है। तो आप सभी जानते हैं जितने भी विद्यालय हैं सभी में नोडल टीचर हैं, उनकी ट्रेनिंग कई बार यूट्यूब के माध्यम से या ITRT के द्वारा की गई है। इसमें भरना है वही चीज। 6.3 एक क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज ऑफ टीचर्स हैविंग आधार सीडेड, इसमें आप लोगों ने अच्छा भरा हुआ है तो इसका रिजल्ट अच्छा दिख रहा है। इसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ टीचर्स विद मिनिमल क्वालिफिकेशन इन प्राइमरी, क्वेश्चन 6.5 देखिए। तो इसमें जो हमारे टीचर्स हैं प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाते हैं उन्होंने अपनी योग्यता वहां पे ठीक से भरी है कि नहीं भरी है। 3.3 सेक्शन है जो टीचर्स का, तो उससे इसका हमें निष्कर्ष और इसके नंबर मिलेंगे।
तो इसको मैं आपको यही दर्शाना चाह रहा था कि आपके द्वारा जो यूडाइस का डेटा भरा गया है उसका रिपरकशन कितना बड़ा होने वाला है। इसीलिए एक बार पुनः आग्रह है, जो भी साथी शिक्षक संकुल की तरह कार्य कर रहे हैं या जो भी हेडमास्टर अभी जुड़े हुए हैं, वो एक बार पुनः इन सवालों पर ध्यान देते हुए अगर इसका डाटा सकारात्मक नहीं भरा है तो पुनः यूडाइस में भर देंगे। इसके साथ ही साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनसे संबंधित 6 प्रश्न हैं जिन पर खास तौर पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूं मैं, और इसके लिए हमारे सहयोगी आईडी यूनिट के जो है प्रभारी श्री नंद कुमार जी हैं, वो आपसे 2 मिनट के अंदर साझा करेंगे कि क्या विशेष ऐसे प्रश्न हैं जिनका सवाल आपको जवाब यूडाइस में भरना है। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा कि हमारी रैंकिंग प्रभावित हो रही है इस कारण से कि हम उत्तर सही नहीं भर रहे हैं। मैं जो दिव्यांग से संबंधित 6 प्रश्न हैं, एक का उल्लेख सर ने पहले कर दिया ट्रेनिंग के संबंध में। एक आपका उसमें प्रश्न आता है हेल्थ चेकअप की सूचना। आपके विद्यालयों में हेल्थ चेकअप होते रहते हैं, तो इसमें आपको पॉजिटिव में उत्तर देना है, भाई हो रहे हैं तो उसमें आपको यस करना है। दूसरा एक आता है कि हैविंग टेक बेस्ड सॉल्यूशन फॉर CWSN। तो टेक बेस्ड सॉल्यूशन आपका सामर्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बहुत सारे सॉल्यूशन उसके अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। बहुत सारा IEP आप करते हैं, आप उसमें जो है व्यक्तिगत विश्लेषण बच्चों का करते हैं, तो इसमें भी आपका यस आना चाहिए। तीसरा है कि परसेंटेज, इसमें 1-2 चीजें आती हैं, एक क्वेश्चन नंबर ऑफ स्कूल्स आता है और परसेंटेज ऑफ स्कूल्स आता है, दोनों चीजें आती हैं। एक प्रश्न और 4.13 के अंतर्गत आता है कि परसेंटेज ऑफ इंटाइटल्ड CWSN एड्स एंड एप्लायंसेज। इसमें आपका रिस्पांस सही है, ठीक है, तो जो भी आपका लक्ष्य है, लक्ष्य के सापेक्ष जो आपकी संप्राप्ति है उसमें आपको ये दर्शाना है कि इस वाले पॉइंट में आपने सही रिस्पांस भरे हुए हैं। एक 4.14 के अंतर्गत रैम जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश विद्यालयों में रैम्स भरे हुए हैं, लेकिन जब हम यूडाइस पे जाते हैं तो हमको स्थिति जो है वो सत्यता के अनुरूप नहीं दिखाई देती है। तो जहां भी रैम्स बने हुए हैं वो आपको वहां पे दर्शाना है। इसी तरह से CWSN टॉयलेट की सूचना मांगी जाती है कि CWSN टॉयलेट अगर आपके यहाँ बना हुआ है तो उसे आपको दर्शाना है। इस तरह से ये 6 पॉइंट हैं। दिव्यांग बच्चों के संबंध में 2 बिंदु और हैं, बहुत जल्दी से, क्योंकि काफी समय हो चुका है आपके यूट्यूब सेशन को। इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक तो यूडाइस पे दिव्यांग बच्चों का अंकन, ये अंकन आप इसको चेक कर लें, क्योंकि जो अभी पिछले वर्ष जो हमारा अंकन था वो लगभग 3 लाख के आसपास था। आज की स्थिति में जो यूडाइस पे अंकन है वो 2,25,000 ही है। अभी मैं कुछ जनपदों के नाम ऐसे ले रहा हूँ, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, नोडल टीचर्स हैं, ITRT लोग जुड़े हुए हैं, वो इसको जरा देख लें विशेष रूप से। और अगर आपके यहाँ बच्चा, मान लीजिए आपने उसका अंकन किया रखा है और दिव्यांग के रूप में मार्क नहीं किया है, तो आप उसे मार्क कर दें। और अगर आपका उसका नामांकन ही नहीं हुआ है, आपने यूडाइस बोर्ड पे उसका अंकन ही नहीं किया है, तो उसको अंकन कर लें। विशेष रूप से ये जनपद हैं अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, बदायूं, चंदौली, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हरदोई, जौनपुर, ज्योतिबा फुले नगर, कन्नौज, कानपुर नगर, कुशीनगर, मथुरा, मैनपुरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रामपुर, संभल, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, उन्नाव, ये वो जनपद हैं जहां पे डिफरेंस जो है, यानी जो समर्थ पे जो बच्चे इनरोल्ड हैं, चिन्हांकित और नामांकित हैं, और आपके यूडाइस पे जो इनरोल्ड हैं उसमें ये अंतर 1,000 या उससे ऊपर का है। ये अंतर ये बहुत, क्योंकि इसमें एक बात आपके संज्ञान में होना चाहिए और होगी कि जो भारत सरकार से जो भी ग्रांट मिलती है, जो बच्चों की सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं, वो यूडाइस पे जो हमारा नामांकन होता है उसके आधार पे प्राप्त होती हैं।
तो कम से कम जो सामर्थ्य पे आपका नामांकन है, जो आप लगभग 3 लाख के आसपास, 2,95,90,000 के आसपास है, उसका तो यहाँ पे नामांकन होना ही चाहिए। तो इसको इंश्योर करा लें 2-3 दिनों के अंदर। और दूसरा एक चीज और एक पहलू है जिसमें भारत सरकार द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई कि हमारे यहाँ चिन्हांकन और नामांकन, जो दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन और नामांकन है, वो राष्ट्रीय एवरेज से बहुत कम है। मैं एक सीट मैं लगातार शेयर कर रहा हूँ, आपको पुनः मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें कुछ जनपद ये हैं, मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ। ओवरऑल जो है 30% विद्यालय ऐसे हैं पूरे प्रदेश में जहां उन स्कूलों में एक भी बच्चा दिव्यांग का नामांकित नहीं है। इसमें से भी कुछ जनपद में पढ़ दे रहा हूं, जो 15 टॉप जनपद हैं, जहां पे जैसे कानपुर देहात में 55% विद्यालय ऐसे जहां कोई भी बच्चा नामांकित नहीं है। उन्नाव में 50%, मैनपुरी में 48%, सोनभद्र में 47%, हाथरस में 47%, चित्रकूट में 47%, जालौन में 45%, बांदा में 44%, इटावा में 43%, झांसी में 43%, संत कबीर नगर, औरैया, बलरामपुर, ललितपुर, इन सब में 40%, आगरा, कन्नौज, रायबरेली, हरदोई, अमेठी, अलीगढ़, ये 37 से 40%, अयोध्या, महोबा, शाहजहांपुर, इन सारे विद्यालयों में 30% से ऊपर विद्यालय हैं ऐसे जहां पर कोई भी बच्चा, दिव्यांग बच्चा नामांकित नहीं है, जो सामान्यतः बात समझ से परे है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपके यहाँ उदाहरण में दे रहा था उन्नाव का कि 2722 स्कूल है वहां पे, तो केवल 1374 स्कूलों में नामांकित हैं। 1348 यानी उतने ही लगभग स्कूलों में कोई भी बच्चा नामांकित नहीं है। तो ऐसा आपसे अनुरोध है इसमें कि आप इसमें ITRT जो आपका स्पेशल एजुकेटर है उसकी मदद ले लें। चिन्हांकन आप देख लें, आपके ग्राम में, आप स्कूल के आसपास की आबादी में कोई भी बच्चा जो दिव्यांग है और उसका चिन्हांकन नहीं हुआ है, तो उसका चिन्हांकन और नामांकन अवश्य करा लें। क्योंकि ये जब आप उसका चिन्हांकन करेंगे, अपने विद्यालय में उसे नामांकित करेंगे, तभी उसको शासन स्तर से या जो भारत सरकार से जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो प्राप्त हो सकेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि इन चीजों पे आप विशेष रूप से ध्यान दे लें, जो बिंदु हमने 3 बिंदु इस समय उठाए, और शेष के लिए मैं हैंड ओवर करता हूँ उसी पर। धन्यवाद सर। सर को तो काफी डिटेल में वार्ता हुई, खासकर और संवेदनशील में होना पड़ेगा जो दिव्यांग बच्चे हैं उनसे संबंधित जो डेटाबेस है, ताकि उनके सापेक्ष जो हमें लाभ मिलने वाला है, जो बजटीय प्राविधान भारत सरकार द्वारा आवंटित होने वाला है, उसमें कोई कटौती ना हो। क्योंकि ये बच्चे ऐसे वर्ग से हैं, ऐसे हैं जिनकी आवाज उठाने वाला आप और हमारे अलावा कोई नहीं है। तो इनसे संबंधित सूचनाएं जरूर ठीक से भरी जाए ताकि ये अपने मिलने वाले लाभ से वंचित ना रहे। तो इन्हीं सब बातों के साथ, सूचनाओं के साथ, उम्मीदों के साथ हम लोग इस सेशन को अब समाप्त करते हैं। एटलीस्ट मेरा पार्ट में समाप्त करता हूं, और उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो बातें आपसे रिक्वेस्ट की गई हैं उन पे आप अमल करते हुए राज्य की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।